नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसे लेकर एमवीए और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनावी वादे भी जारी होने लगे हैं। इस क्रम में बुधवार को एमवीए ने अपनी 5 गारंटी जारी कर दी है, जिनमें महिलाओं के प्रति वित्तीय सहायता, किसानों का लोन माफ, बेरोजगारी को अधिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शामिल दल कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी के नेताओं ने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया। इसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए, जहां राहुल गांधी ने मन से खुलकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर निशाना साधा। एमवीए के नेताओं ने इस दौरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। वहीं कृषि समृद्धि के तहत पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान भी प्रदान किया जाएगा, जबकि युवकन्या योजना के तहत महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही कुटुंब रक्षण योजना के तहत महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी, जबकि महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। जाति जनगणना के बाद जिसमें आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की बात कही गई है। हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। जो बाकी गारंटीज हैं उनके बारे में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बताएंगे। जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दिए हैं, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है। बहुत गहन अभ्यास करके ये जो 5 उन्होंने गारंटीज दिए हैं, वो आप सबके भलाई के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए दिए हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा, महालक्ष्मी, जिसको महिला को हर महीना 3,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की, और ये गठबंधन सरकार का कहना है और ये दे के रहेंगे हम। ऐसा ही हम कर्नाटक में दिए हैं, तेलंगाना में दिए हैं, दूसरे जगह जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर हम देते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखे नहीं, कांग्रेस वाले हमेशा ये गारंटी देते हैं लेकिन वो निभाते नहीं। मोदी साहब, आप तो इतने गारंटी दिए 10 साल में, एक तो गारंटी आपने निभाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे 15 लाख रुपए की गारंटी दी आप, काला धन लाकर मैं सबको दूंगा, दिए? अरे दिए क्या? नहीं दिए तो ये झूठ हो गया ना। दूसरा बोले कि 2 करोड़ नौकरियां मैं आप सबको युवाओं को दूंगा, दिया? इसीलिए गठबंधन की जो पार्टियां हैं, हर युवा को 4,000 रुपए हर महीना उनको नौकरी मिलने तक दे रही है। हमारी पहली गारंटी।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। इस पहल के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को बिना गारंटर के ऋण प्राप्त हो सकेगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत हर साल लगभग 1 लाख छात्र अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। जिन छात्रों के परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपए तक है, उन्हें पहले की तरह ब्याज रहित अनुदान मिलता रहेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है कि कोई भी योग्य छात्र पैसे की समस्याओं के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऋण आवेदन, स्वीकृति और वितरण पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा विभाग इस योजना के तहत पात्र उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की सूची तैयार करेगा। इस सूची में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 100 स्थान और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के शीर्ष 200 संस्थान शामिल होंगे। इसके अलावा इससे हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लिए लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी, जिसके ऋणदाताओं के लिए सुरक्षा बढ़ेगी और छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान होगा। साथियों, इसके बाद में एक सेकेंड बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है, हमारी मिडिल क्लासेस के लिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस के लिए जो रेलेवेंट इंफ्रा है, जैसे मेट्रो सिस्टम्स हैं, जैसे नई तरह की ट्रेन्स है या नए एयरपोर्ट्स छोटी छोटी शहरों में भी बनाना, ये एक लंबा प्रोसेस 10 साल में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के लिए। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम, दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये इसका उद्देश्य है। हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है फ्रेंड्स, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। हम में से बहुत लोगों की लाइफ्स में इस तरह के हमने खुद की लाइफ में देखे होंगे, हमारे मित्रों के लाइफ में देखे होंगे, हमारे परिचितों के लाइफ में देखे होंगे, जिसमें फाइनेंशियल कंडीशंस के, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रहे। तो पीएम विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल, ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीते दिन अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी की ओर से चल रहे सत्र के तीसरे दिन पेश किए गए प्रस्ताव को विपक्षी बीजेपी सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद सत्तारूढ़ दल का समर्थन मिला। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उनके एक तरफा निष्कासन पर चिंता व्यक्त करती है।
यह विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जे संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत शुरू करने की प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने का आह्वान करती है। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहालों की कोई भी प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करेगी। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार दिया है। विधानसभा में भगवा पार्टी ने जमकर हंगामा किया और उसके विधायकों ने 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वहीं बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 फाइनल है। शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिनचर्या है। स्पीकर को स्वतंत्र होना चाहिए और किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जहां इस प्रावधान में जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता का दर्जा भी दिया गया था। राजधानी के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। हवा की गति लगातार कम होती जा रही है, जो हवा में जहर घोलने का काम कर रही है। बुधवार को AQI 352 रहा, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। इसमें मंगलवार के मुकाबले 21 अंकों की कमी दर्ज की गई। सुबह आसमान में हल्की स्मॉग की चादर छाई नजर आई। वहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। इसके अलावा दृश्यता में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बुधवार को 6:30 बजे सफदरगंज में दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। वहीं राजधानी में द्वारका NSIT सर्वाधिक प्रदूषित रहा, जहां AQI लगभग 450 दर्ज किया गया। 5 इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में रही, जहां NCR में दिल्ली के बाद गुरुग्राम सर्वाधिक प्रदूषित रहा। दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद खराब श्रेणी में बनी रही, जहां 5 नवंबर को दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का रोजाना औसत योगदान लगभग 20.382% रहा। दिल्ली में जैसे ही प्रदूषित हवा 400 के पार दर्ज की जाएगी, वैसे ही क्रैप का चौथा चरण भी लागू हो जाएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा से 15 नवंबर के बाद तापमान में अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे रातों के साथ दिन भी सर्द होंगे। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह व रात के समय स्मॉग के साथ हल्का कुहासा छाया रहेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC, पर्यावरण विभाग, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और MCD के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर राय ने बताया कि दिल्ली के औद्योगिक इकाइयों को लगातार निरीक्षण के लिए DPCC और DSIIDC की 58 टीमों का गठन किया गया है। औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में 3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही दिल्ली की 19,001 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को PNG में बदला गया है। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन बुधवार को व्रतियों ने गंगा के पावन तट पर श्रद्धा एवं आस्था के साथ स्नान एवं खरना किया, जहां इस दौरान काफी संख्या में व्रतियों ने अपने घरों में भी खरना किया, जिसके बाद आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ व्रती पहला अर्घ्य प्रदान करेंगे, जहां इसके बाद कल यानी शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को छठ का दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व समाप्त हो जाएगा। बता दें कि छठ महापर्व को लेकर बिहार के साथ देश के कई राज्यों में नदी, सरोवर सहित तालाबों के किनारे भव्य तैयारियां की गई हैं, जहां छठ व्रतियों ने दिन भर उपवास करने के बाद शाम को स्नान किया। वहीं व्रतियों के आने की सिलसिला दोपहर बाद से ही शुरू हो गया था।
बता दें कि छठ पर्व के आज तीसरा दिन है। वहीं नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है, फिर शाम के समय अस्त होते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज पटना में किया जाएगा। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पार्थिव शरीर बुधवार को विमान से लाया गया, जहां अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे होगा। बिहार कोकिला के अंतिम दर्शनों के लिए पटना के राजेंद्र नगर स्थित पर दिन भर लोगों का तांता लगा रहा, जहां इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में मंगलवार रात उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अंतिम श्रद्धांजलि के लिए पटना में उनके राजेंद्र नगर स्थित घर पर रखा गया, जहां दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में इलाज के दौरान मंगलवार की रात 9:20 पर शारदा सिन्हा का 72 वर्ष में निधन हो गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार दोपहर श्रद्धांजलि देने के लिए सिन्हा के घर पहुंचे। उन्होंने शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार कोकिला की आवाज ने बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। शारदा सिन्हा का संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि इसमें बिहार के गांवों की सरलता, त्योहारों का उल्लास और पारिवारिक बंधनों की मिठास थी। उनके छठ पूजा के गीत, शादी ब्याह के गीत और अन्य पारंपरिक गीत बिहार और पूर्वी भारत के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। उनकी आवाज ने भारतीय लोक संगीत की कई विधाओं को एक नया आयाम दिया और लोकगीतों को मुख्य धारा में स्थान दिलाया। वहीं शारदा सिन्हा ने पति ब्रजभूषण सिन्हा के निधन के बाद एक भावुक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जल्द ही आऊंगी। उनके पति का निधन इसी साल 17 सितंबर को हुआ था, जहां पोस्ट में शारदा सिन्हा ने अपने पति के साथ बिताए हुए पल याद किए थे, जिसमें लिखा था कि मेरे जन्मदिन पर जब घर पर सभी गहरी नींद में सो जाते थे, तब सिन्हा साहब चुपचाप उठकर मेरे लिए गुलाब के फूल और नाश्ता लाते थे और मेरे जागने का इंतजार करते थे। जैसे ही मैं उठती वो मुझे गुलाब का फूल देते और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे। शारदा सिन्हा बिहार के गौरव, यूं कहिए देश के गौरव थी। आज उनके नहीं रहने से संगीत जगत में खालीपन हो गया है और ख़ास तौर पर इनका जो शुरुआती जीवन था वो छठ मैया के गीत से प्रारंभ हुआ था। ऐसा संयोग कहिए कि छठ मैया के दिन ही वो निधन हो गया, दुनिया से चली गई। हमारी पहचान, बिहार की पहचान पूरे दुनिया में शारदा सिन्हा ने बनाया और शायद उनके जगह को कोई भर सके ऐसा मुझे नहीं लगता है। उनके गीत मन को छूता था और उनके गीत से ही छठ मैया का प्रचार पूरे न सिर्फ देश में, दुनिया में पहचान बनी है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों को इस दुख और मुसीबत के लिए जो आया है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके चाहने वाले लोगों को कि वो धैर्य रखें। ईश्वर उनको हर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।